हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। केमिस्ट्री के पिछले टॉपिक में पिछले क्लास में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन तक के चीज़ों को पढ़ा है। हमारे सिलेबस में लॉ ऑफ मास एक्शन के तुरंत बाद एक नया टॉपिक आता है, वो है एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार। लॉ ऑफ मास एक्शन तक समझ लो यूनिट 1 का एक हिस्सा है, और अम्ल क्षार से लेकर पीएच वैल्यू तक जो है वो इस चैप्टर का दूसरा हिस्से में दूसरे पार्ट के रूप में काउंट होता है। और दोनों हिस्से से कम से कम 3-3, 4-4 प्रश्न आते हैं, और इस प्रकार से दोनों वर्षों में देखा गया था कि 7-7 प्रश्न एवरेज 7 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए थे, जिसमें 3 to 4 क्वेश्चन जो है आपके केमिकल काइनेमेटिक्स या रासायनिक जो अभिक्रिया की जो गतिकी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और लगभग 3 क्वेश्चन जो है अम्ल और क्षार से संबंधित पूछे हुए थे। तो आज की क्लास में हम अम्ल क्षार के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अम्ल एवं क्षार क्या होते हैं? शुरुआती रूप में यदि देखा जाए तो अम्ल क्या होता है, यदि इस तरफ हम देखते हैं, बात करते हैं अम्ल का, और दूसरा हम बात करते हैं किस चीज का, क्षार का। अम्ल क्या है? अम्ल ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, पहला चीज। दूसरा जो बात है, जो नीले लिटमस को किस में बदल दे, वो लाल रंग में बदल दे, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो भी क्या था, अम्ल है। ये दो जो है एक स्वाभाविक सा ये परिभाषा है अम्ल को लेकर, कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एवं ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो लिटमस, नीले लिटमस को किस में बदलाव कर देता है, लाल में बदल देता है। तो ऐसे पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं, अम्ल के नाम से जानते हैं। जबकि क्षार जो है जस्ट इसका अपोजिट है, ये खट्टा है तो ये क्या होगा, कड़वे स्वाद में रहेगा, और ये नीले को लाल में बदलता है तो ये दूसरा जो चीज है, ये लाल लिटमस को किस में बदल दे रहा है, नीले लिटमस में बदलने का काम करता है। क्योंकि अम्ल की जब हम बात करते हैं तब तो ये बहुत ही साधारण सी बात है कि अम्ल और क्षार के कि ये एक छोटा सा क्या है, परिभाषिक रूप में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, मगर सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजों का, ये दो बिंदु पर परिभाषा अम्ल को लेकर, या इन दो बिंदुओं पर परिभाषा क्षार को लेकर, ये अम्ल और क्षार को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पाते। इसलिए रासायनिक रूप से किसी पदार्थ को अम्ल या क्षार कब कहा जाए, इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय के साथ अलग अलग प्रकार के सिद्धांत या अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, जिनमें मूल रूप से 3 प्रकार की अवधारणा है, और उन तीनों अवधारणाओं को हम वन बाय वन क्या करेंगे, हम स्टडी करते हुए चलेंगे कि अलग अलग अवधारणा में क्या क्या चीज के बारे में हमें बताया गया है। क्योंकि अम्ल और क्षार को लेकर सिर्फ ये जो 2 बातें जो लिखी गई है, ये 2 बातें अपने आप में सफिशिएंट नहीं है किसी पदार्थ को ये बताने के लिए कि ये पदार्थ अम्ल है या ये पदार्थ क्षार है। उसको समझने के लिए हमें 3 विभिन्न प्रकार के नियम के ऊपर बात करने की आवश्यकता पड़ी। तो वो 3 विभिन्न प्रकार के जो नियम है वो कौन कौन से हैं? ये 3 विभिन्न प्रकार के नियम, सबसे पहला जो होता है वो है अरेनियस कॉन्सेप्ट। अरेनियस का एसिड बेस थ्योरी, अरेनियस के बाद आता है ब्रोंस्टेड लॉरी, और ब्रोंस्टेड लॉरी के पश्चात आता है लेविस। तो पहला जो टॉपिक है वो किन के ऊपर है हम लोगों के, अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये पहला है। दूसरा जो है ये है ब्रोंस्टेड लॉरी, ब्रोंस्टेड लॉरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है हमारा लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं किनके ऊपर, अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अरेनियस का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ये इस बात को बताता है कि इसके अकॉर्डिंग है कि एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इस थ्योरी पर इनने क्या किया था, अपने कॉन्सेप्ट को बताया था। अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं, अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड्स जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन ये अपने आप से बाहर निकालते हैं और जलीय विलयन को दे देते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो जल में विलय होने के पश्चात, जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन क्या कर दें, डोनेट कर दें, या हाइड्रोजन आयन क्या कर दें, दे दें। हाइड्रोजन आयन के जो दाता होते हैं ऐसे पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है, एसिड के नाम से जाना जाता है। ये किसने बताया, अरेनियस ने बताया। इनके अनुसार बेस क्या होता है,
या चलिए एसिड के हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऐसा है जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसे जल में वियोजित करेंगे तो यह हाइड्रोजन आयन देगा और साथ ही साथ क्लोरीन आयन भी क्या करेगा? रिलीज करेगा। मीन्स इट रिलीजेस H+ आयन एंड क्लोरीन आयन बोथ। तो हाइड्रोजन आयन जो रिलीज कर रहा है, इसी के आधार पर उन्होंने बोला कि HCl जो है वो अम्ल के रूप में कार्य करता है, अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अरेनियस का एक कॉन्सेप्ट था। इसी प्रकार से बेस के लिए इन्होंने क्या बात को बोला? अरेनियस का जो बेस का जो थ्योरी था, एसिड के थ्योरी में तो उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयन जो डोनेट करता है वो एसिड होता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया, HCl है जो H+ और Cl- के रूप में क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, टूट रहा है या दो भागों में बट रहा है। तो ऐसे दो भागों में बटने की जो क्रिया थी जिससे कि H+ आयन बाहर निकल रहा है, यही इसको एसिड के रूप में प्रूफ कर रहा है। ये पहली बात थी। बेस की बात करते हैं तो बेस क्या होते हैं? बेस ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलते ही हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? OH- आयन ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। डोनेट करना मतलब दे देना। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका भी जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब कभी भी जल में हम घोलेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। एक है सोडियम पॉजिटिव आयन के रूप में और दूसरा है हाइड्रोक्साइड के निगेटिव आयन के रूप में। तो ये दो भागों में ब्रेक हो गया, दो भागों में टूट गया। NaOH ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, अर्थात जल के साथ जैसे इसका विलयन बनाते हैं ये सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस, इस प्रकार से दो आयन के रूप में ये टूट रहा है। तो जो चीजें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? बेस के नाम से जाने जाते हैं। ये किसने बताया था? अरेनियस ने बताया। अब यहां एक नए थ्योरी का विकास हुआ। अरेनियस का जो ये कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल अपने आप में सही है, अपने आप में सत्य है। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग दो बातों की आवश्यकता महसूस हुई जानने की कि क्या सभी पदार्थ जिसमें H+ आयन है वो पानी में घुलते ही पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन को वियोजित कर देते हैं, अर्थात पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन को वो रिलीज कर देते हैं? क्या इस प्रकार की बात थी? या क्या सभी बेस जो दुनिया में मौजूद हैं वो पूरे के पूरे बेस पानी में घुलते ही हाइड्रोक्साइड आयन अपने 100% हाइड्रोक्साइड आयन क्या वो रिलीज कर देते हैं? तो इसका उत्तर यह मिला कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने के लिए डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड का नेचर कैसा है, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन और परमाणु के मध्य या हाइड्रोक्साइड और परमाणु के मध्य बंधन किस प्रकार का है, और उस जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, अर्थात उसका आकार कितना है, उसका रेडियस कितना है। इनके ऊपर में हम तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस टॉपिक के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे, मगर उसी टॉपिक का जो एक हेडिंग पॉइंट है वो यहाँ आता है कि क्या सभी अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन को पूर्ण रूप से वियोजित करते हैं या नहीं करते, या इसी प्रकार से क्या पूरे के पूरे बेस जो है, पूरे के पूरे जो क्षार हैं वो अपने सभी हाइड्रोक्साइड आयन को वियोजित करते हैं या नहीं करते। तो इसका उत्तर ये आया कि हाइड्रोजन और परमाणु का जो बंधन प्रकृति है वो डिसाइड करता है कि पूरे के पूरे हाइड्रोजन एटम जो है रिलीज होंगे कि नहीं, या पूरे के पूरे हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके आधार पर यहां अम्ल और क्षार को दो भागों में बांट दिया गया। ये ब्रोंस्टेन-लॉरी को मैं अभी थोड़ा सा यहां रफ कर रहा हूं इनके एक एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन बताने के लिए कि जो एसिड होते हैं यहां ही से एसिड जो है वो दो भाग में टूट जाता है। एक कंप्लीट डिसोसिएशन वाला, कंप्लीट डिसोसिएशन, और एक है पार्शियल डिकम्पोजिशन, पार्शियल डिसोसिएशन। कंप्लीट मतलब पूर्ण वियोजन, अर्थात 100% हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलना, पूर्ण वियोजन। और ये जो रहता है ये अपूर्ण वियोजन की बात करता है, अर्थात पूर्ण रूप से जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन कहलाता है, और जब पूर्ण रूप से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलता तो ये अपूर्ण वियोजन कहलाता है। पूर्ण वियोजन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पूर्ण वियोजन का जो एग्जाम्पल है बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने यहां पर बात किया कि HCl है, ये दो भागों में टूट रहा है, H+ और
Cl माइनस में, अर्थात इसमें से कंप्लीट हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया और क्लोरीन आयन जो है वो अलग हो गया। तो ये पूर्ण की बात किया। जबकि पार्शियल की हम बात करते हैं तो पार्शियल पे क्या होगा कि जैसे एक एसिड लिया मैंने CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है और इन एसिड्स के बारे में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या कार्बन एवं उनके यौगिक इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो CH3COOH जो है वो दो भागों में टूटता है, CH3COO माइनस और उसके साथ में H प्लस आयन। मगर ये क्या होते हैं, ये कुछ समय के बाद पुनः आपस में जुड़कर ये विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं। अर्थात ये ऐसी स्थिति है अपूर्ण वियोजन जिसमें साम्यावस्था निर्मित होती है, साम्यावस्था आ जाती है। मगर ये देखिए इसमें साम्यावस्था नहीं आ रही है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है मगर साम्यावस्था इसमें रिलीज नहीं हुई, साम्यावस्था की स्थिति इसमें निर्मित नहीं हो रही है, सॉरी। तो इसमें साम्यावस्था निर्मित नहीं होती है, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरा हाइड्रोजन जो है वो H और Cl दो भागों में क्या हुआ, टूट गया, अर्थात संपूर्ण हाइड्रोजन बाहर निकल गया। इसमें संपूर्ण हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल पा रहा है, CH3COO माइनस के रूप में और H प्लस के रूप में ये क्या हुआ, वियोजित हुआ और ये दोनों वापस आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के पश्चात फिर से क्या बना लेंगे, CH3COOH। अर्थात एसिटिक एसिड जो है निगेटिव और पॉजिटिव दो आयन में टूटा और ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों आयन आपस में मिलकर फिर से क्या बना लेते हैं, एसिटिक एसिड बना लेते हैं। तो जब इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जा रही है तो उस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते ना कि ये पूर्ण रूप से वियोजित हो गया, जबकि ये तो पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है। तो इस प्रकार से पूर्ण वियोजन और अपूर्ण वियोजन को आधार मानकर अम्ल को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? जो पूर्ण वियोजन होता है उसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और जो अपूर्ण वियोजन होते हैं उसे कहा जाता है वीक एसिड। तो अम्ल को उसकी क्षमता के आधार पर, स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला था स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है? दुनिया में ऐसे कितने एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में कार्य करते हैं? तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होती है तो दुनिया में वैसे देखा जाए तो मूल रूप से 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कुछ जगह पर 8 स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की गई है। मगर हमें मूल रूप से जो है वो 7 स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की संख्या कितना है? देयर आर टोटल 7 स्ट्रॉन्ग एसिड, अर्थात 7 जो है हमारे पास में वो है स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, अर्थात प्रबल अम्ल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कहो या आप प्रबल अम्ल के रूप में जानिए। तो कितने प्रबल अम्ल है? 7 है मूल रूप से। 7 कौन कौन से हैं हमारे पास में? तो 7 जो है, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके बाद है हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर है 7 में HCl HNO3 H2SO4 HI, फिर HBr है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक है क्लोरिक एसिड HClO3 और एक है परक्लोरिक एसिड HClO4। इस प्रकार से 7 हमारे पास क्या है, एसिड हैं। सभी एसिड के नाम आप लिखते हुए चलेंगे। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HClO3 क्लोरिक एसिड, इसका नाम मैं लिख देता हूं क्लोरिक CHLORIC क्लोरिक एसिड, और इसी प्रकार HClO4 जो है वो परक्लोरिक एसिड है PERCHLORIC परक्लोरिक एसिड। तो ये इस प्रकार से हमने इसे क्या किया है, ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 8वें नंबर का एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है HiO4 पीरियोडिक एसिड के नाम से, HiO4। ये भी एक फॉर्मूला है, ये एक एसिड है जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड का दर्जा दिया गया है और ये भी पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन को वियोजित करता है और इसका नाम है पीरियोडिक एसिड PERORIODIC पीरियोडिक एसिड। आवर्ती अम्ल, तो आवर्ती अम्ल जो होता है HiO4 है, इसका फॉर्मूला आप देख लेंगे। बट जब कभी एग्जाम में पूछा जाए कि
स्ट्रॉन्ग एसिड की संख्या कितनी है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की संख्या 7 है मूल रूप से, जो कि IUPAC ने क्या किया है, जारी किया है। तो जैसे 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इनको छोड़कर बाकी जो अम्ल हैं वो सब के सब किस रूप में जाने जाते हैं, वीक एसिड या दुर्बल अम्ल के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की अवधारणा कहां से आई है, अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से आया है। तो जिस प्रकार से एसिड को 2 भाग में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में, इसी प्रकार क्षार को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के रूप में। तो क्षार के 2 हिस्से होते हैं, ये जो बेस है, बेस का पहला जो है हमारे पास में प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया NaOH, जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये Na+ और OH- के रूप में क्या होगा, टूट जाएगा। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये दोनों क्या हुए, अलग अलग हो जा रहे हैं और पूरे के पूरे हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गए। तो इस प्रकार का ये जो चीज़ है, ये हमारा क्या कहलाया, प्रबल क्षार कहलाया। लेकिन इसी में दूसरे नंबर पे जो आता है वो है हम लोगों का दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, दुर्बल मतलब होता है वीक। तो वीक बेस में जो है, वीक बेस हम किसे ले सकते हैं, वीक बेस जैसे एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है। जब इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो किस रूप में टूटेगा, NH4+ और OH- में। मगर जैसे देखिए NaOH को जब आपने ब्रेक किया तो ये सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन इस रूप में टूट रहा है, और ये दोनों वापस मिलकर फिर से NaOH का निर्माण तुरंत नहीं कर रहे हैं। अर्थात ये है कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होकर ये मिल गया। हाँ, ये अलग बात है कि यदि हम टर्म्स एंड कंडीशन को ऐसा रखें बाद में कि ये दोनों आपस में फिर से रिएक्शन करें तो इसका निर्माण कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। मगर यहां सिर्फ देखने वाली बात है कि ये NaOH पूरा का पूरा वियोजित तो हो गया, पूरा का पूरा ब्रेक तो हो गया। मगर दुर्बल क्षार की जब बात करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो NH4+ में और OH- में टूटा, मगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके फिर से किसका निर्माण कर देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अर्थात यहां पुनः साम्यावस्था की स्थिति निर्मित हो गई। तो जहां साम्यावस्था की स्थिति निर्मित हो रही है वो पूर्ण रूप से वियोजित हो ही नहीं सकता। अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण रूप से वियोजित है। तो इसी प्रकार से इसी अवधारणा को, जैसे अम्ल में जो था वही अवधारणा हम क्षार की यदि बात करें तो हमें क्या प्राप्त होता है कि क्षार भी अरेनियस के अनुसार 2 भागों में बढ़ता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अरेनियस ने क्या बोला क्षार के लिए, ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं या पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो क्षार हैं। जो पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो प्रबल क्षार, और जो दुर्बल रूप से देते हैं वो दुर्बल क्षार हैं, या अपूर्ण रूप से देते हैं वो दुर्बल क्षार हुए। तो जैसे प्रबल अम्ल के 7 प्रकार होते हैं, इसी प्रकार प्रबल क्षार के 8 प्रकार होते हैं। देयर आर टोटल 8 स्ट्रॉन्ग बेस, और उन 8 स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा बाकी जितने भी बेस हैं इस दुनिया में वो सब के सब किस रूप में जाने जाते हैं, वो पूरे के पूरे आपके वीक बेस के रूप में जाने जाते हैं। जैसे 7 स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इसी प्रकार इस स्थान पर मैं 7 स्ट्रॉन्ग बेस को नोट डाउन कर देता हूं। तो 7 जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो क्या, 8 स्ट्रॉन्ग बेस। तो 8 जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो है हम लोगों का NaOH, फिर है LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पश्चात है रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, देन है सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH। इसके बाद आता है हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, देन आफ्टर है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, एंड लास्ट वन जो है वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ये हम लोगों के 8 स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, LiOH देखते जाइए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज रुबिडियम हाइड्रोक्साइड RbOH, दिस इज सीजियम हाइड्रोक्साइड CSOH,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बैरियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे करके 8 हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस की श्रृंखला है। तो ये जो था, ये पूरा का पूरा टॉपिक अभी जो आपने देखा, ये किसके बारे में था? अरेनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में था। हो सकता है आपको ऐसा प्रश्न कभी पूछ दिया जाए कि एसिड के स्ट्रांगनेस और वीकनेस को किसके आधार पर बनाया गया है, तो एसिड का स्ट्रांगनेस और वीकनेस जो है वो अरेनियस के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है। मींस अरेनियस ने जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बताया, उसके आधार पर ही स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक बेस जैसा कॉन्सेप्ट आया। तो ये पहला टॉपिक था। इसी का जब दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं, सेकंड, तो वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो टॉपिक है वो क्या कहता है, ये पूरा रफ कर दे रहा हूं मैं। अरेनियस के पश्चात आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये प्रोटॉन डोनेशन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से ही रिलेटेड टॉपिक है कि किस प्रकार से हमने प्रोटॉन डोनेट किया और कैसे प्रोटॉन एक्सेप्ट किया गया, उसके आधार पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट आया। और जिस प्रकार से प्रोटॉन डोनेट करना और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बात होती है, इसी आधार पर वहां एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, हम देखेंगे उसे। दूसरा जो है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग क्या था, एसिड ऐसे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस अर्थात क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। इस प्रकार से सी बात को ध्यान देंगे, एसिड प्रोटॉन डोनेट करने की बात करता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली चीजें होती है। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। यहां पर एसिड का जब एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहां, तो एसिड में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया HCl की बात की, तो HCl क्या करता है, H+ आयन दिया और Cl- की बात कर दिया। H+ देना, H+ देने का तात्पर्य क्या था, H+ देने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि H+ ये प्रोटॉन का कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और ये ये क्या है, उदासीन अवस्था में है, न्यूट्रल कंडीशन पे है। मगर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन बचेगा, अर्थात उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां यही बात किया गया कि एसिड कैसे पदार्थ होते हैं, एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ये एसिड है। मगर बेस की बात जब करते हैं, बेस जो है इसका एग्जांपल प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले जो है वो बेस होते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए NH3, ठीक है, जब NH3 को वाटर के साथ आप रिएक्ट करो, पानी के साथ में, तो ये क्या होगा, ये NH3 वाटर से एक हाइड्रोजन ले लेगा, अर्थात एक प्रोटॉन ले लिया इसने, और इसने क्या बना लिया, NH4+ बना लिया, और यहां क्या आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन का माइनस चार्ज हो गया। ये H2O जो है ये मूल रूप से 2 भागों में टूटा, H+ और OH-, और यही H+ जो है वो NH3 के साथ जाकर अटैच हो गया, अर्थात इसके साथ ये इस NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को अपने पास एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, NH4+ बना लिया। ये 1 पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए यहां भी ये 1 सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो था वो हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रकार से बच गया। तो प्रोटॉन डोनेट करना और प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, इसके आधार पर अम्ल और क्षार की जब व्याख्या करते हैं, यही व्याख्या किसके आधार पर की जाती है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के आधार पर की जाती है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने तो बहुत सिंपल सी बात को बोला, एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, एक एक उदाहरण देख लिया। अब इस उदाहरण पे जैसे देखिए कि ये HCl है, ये H+ और ये Cl- के रूप में किस प्रकार से ये ब्रेक होता है। यदि हम इसे सिर्फ इस रूप में देखते हैं, HCl
जलीय विलयन की बात कर रहे हैं तो HCl को हमने किससे रिएक्शन कराया? H2O से, पानी से। भाई ये अम्ल है तो जब पानी में घुलेगा तो क्या करेगा? उसको प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो हाइड्रोजन से H प्लस निकल के H2O में आएगा तो ये क्या बना लेगा? H3O प्लस, और क्या बनाएगा? Cl माइनस। देखिए वेरी इजी है। तो इस स्थान पर वाटर जो है क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। यहां प्रोटॉन को HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया इसलिए ये एसिड है, मगर यहां पानी ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया इसलिए वाटर यहां पर किसके जैसे काम कर रहा है? देखें बात को ध्यान से देखेंगे, ये यहां एसिड के जैसे काम कर रहा है और इसने प्रोटॉन डोनेट किया किसको? वाटर को, और वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, अर्थात वाटर यहां किसके जैसे कार्य किया? बेस के जैसे। मगर नीचे के रिएक्शन में देखिए NH3 है, उसने H2O से H प्लस को ले लिया, अर्थात अब इस जगह पर H2O किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एसिड के जैसे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन किसे दे रहा है? NH3 को। तो NH3 किसके जैसे बिहेव कर रहा है? बेस के जैसे बिहेव किया। तो बात को आप ध्यान देंगे, H2O सेम चीज है, ऊपर की अभिक्रिया में ये क्षार के जैसे व्यवहार किया और नीचे की अभिक्रिया में ये एसिड के जैसे व्यवहार किया। तो यहां एक और नए टर्म की बात होती है, एक और नए टर्म की बारे में हम चर्चा करते हैं कि ऐसे पदार्थ जो समयानुसार अम्ल और क्षार दोनों के जैसे व्यवहार करे उसे हम उभयधर्मी प्रकृति का करते हैं। अर्थात H2O यहां एसिड के जैसे भी कार्य कर रहा है और बेस के जैसे भी कार्य कर रहा है। तो ऐसे चीजों को किस नाम से जाना जाता है? उभयधर्मी प्रकृति का कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक। लास्ट ACF में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों को भांति व्यवहार करे उसे क्या कहा जाता है? उभयधर्मी या एम्फोटेरिक नेचर का या एम्फोटेरिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। तो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी के अनुसार उभयधर्मी प्रकृति के सिद्धांत की व्याख्या होती है, जिसने प्रोटॉन दिया वो एसिड है और जिसने प्रोटॉन लिया वो बेस है। दो उदाहरण हमने देखा, HCl को जब वाटर में डिसॉल्व किए तो, और NH3 को जब वाटर में डिसॉल्व किए तो। इन दोनों के आधार पर हम देख रहे हैं कि वाटर जो है HCl के साथ में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन NH3 के साथ में ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इसके आधार पर वाटर एक जगह पर बेस के जैसे काम कर रहा है और एक जगह एसिड के जैसे काम कर रहा है। बट ऑब्वियस है, पानी यहां पर यदि बेस के जैसे काम कर रहा है तो HCl यहां एसिड है। तो हमें दोनों चीजों को ध्यान देना है कि ये एसिड और ये बेस क्यों हो रहा है, इसको भी देखना है। और पानी हम ऐसे तो सामान्य रूप में समझते हैं कि पानी उदासीन होता है करके, नो डाउट उदासीन है, मगर उदासीन कहना ज्यादा उपयुक्त नहीं है। ज्यादा उपयुक्त होगा इसे यह कहना कि ये उभयधर्मी प्रकृति का है, एम्फोटेरिक नेचर का है, कि समयानुसार, समय के अनुसार ये एसिड और बेस दोनों के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है। अब कुछ और ऐसे भी पदार्थ हैं हमारे पास जो कि एसिड और बेस दोनों के जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे HCO3 माइनस, H2PO4 माइनस, NH2 माइनस, ये सब एम्फोटेरिक है। HCO3 माइनस, H2PO4 माइनस, 1 और 2 मोर है यहां पर, NH2 माइनस और HSO4 माइनस, NH2 माइनस, HSO4 माइनस, ये सब के सब किसकी प्रवृत्ति के हैं? एम्फोटेरिक नेचर के हैं, अर्थात ये एसिड और बेस दोनों जैसे काम करते हैं। तो यदि मान लो कभी एग्जाम में इस प्रकार की बातें आ गई, इस प्रकार की चीजें पूछ दी गई कि एम्फोटेरिक बिहेवियर के बारे में किस सिद्धांत से पता चलता है, तो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी सिद्धांत है जो कि एम्फोटेरिक नेचर के बारे में बात करता है। अब इसी ब्रॉन्स्टेड-लाउरी सिद्धांत में एम्फोटेरिक नेचर के बारे में तो हमने देखा ही देखा। एक और चीज है सिलेबस पर, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी ब्रॉन्स्टेड-लाउरी से जुड़ा हुआ है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट अरेनियस से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? ब्रॉन्स्टेड-लाउरी से जुड़ा हुआ है, या एम्फोटेरिक जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी से जुड़ा है। तो अगला हेडिंग आप डालेंगे छोटा सा, वो है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के बारे में।
और लास्ट टाइम इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा गया है। एसिड और बेस टॉपिक में सिर्फ इतना ही नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जितना दे दिया है बस उसी ही हम पढ़ें, थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाना आवश्यक है। और डेप्थ में जाने के लिए आपको क्लास 11th के बुक को फॉलो करना भी नेसेसरी है। देखेंगे अब कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के बारे में। कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, HCl जब यह वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यह किस चीज का निर्माण करेगा? HCl जो है दो भागों में टूटा, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस जाकर किससे अटैच हो गया? H2O से, तो ये बन गया हमारे पास H3O प्लस। अर्थात वाटर ने क्या किया? यहां प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और HCl ने क्या किया? प्रोटॉन डोनेट किया। हमें बात को ध्यान देना है, इसने H प्लस आयन दिया इसे, तो ये बन गया H3O प्लस और इसके पास क्या बच गया? Cl माइनस, केवल और केवल। अब बात को बहुत ध्यान से हमें समझना है। इसने प्रोटॉन दिया, इनिशियल स्टार्टिंग इसी ने किया, इसने प्रोटॉन दिया, तो ये हम लोग का क्या कहलाया? एसिड 1 कहलाया। ये पहला एसिड है। और प्रोटॉन देने के बाद ये क्या बन गया? Cl माइनस। अर्थात इसके पास ये क्षमता है कि ये प्रोटॉन अब किसी से एक्सेप्ट कर सकता है। जब वो प्रोटॉन दे रहा था तो एसिड था, तो जब वो प्रोटॉन लेगा उस वक्त ये क्या रहेगा हमारे पास में? बेस रहेगा। और 1 इसलिए डाले क्योंकि पहले एसिड के द्वारा प्रोटॉन देने के पश्चात ये बेस का निर्माण हुआ है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? बेस 1 का नाम दे दिया। वेरी इजी, वेरी सिंपल सा पॉइंट है यहां पर। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, तो इसने हाइड्रोजन डोनेट किया, ये एसिड हो गया। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अब इतनी क्षमता है कि कहीं से हाइड्रोजन मिलेगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, इस क्लोरीन माइनस के पास, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? बेस का नाम दिया गया। अर्थात इस एसिड का कॉन्जुगेट ये बेस है। तो कॉन्जुगेट का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन आयन निकालने के फलस्वरूप जिस चीज का निर्माण हुआ वो क्या कहलाया? कॉन्जुगेट बेस कहलाया। तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं, इस एसिड का ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। बात को ध्यान देंगे, यहां एसिड था, हाइड्रोजन देने के पश्चात बन गया बेस, तो ये एसिड और ये बेस एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। अर्थात हाइड्रोजन ले लेगा तो एसिड बन जाएगा, बेस बन जाएगा, हाइड्रोजन देगा तो एसिड बन जाएगा, इस तरीके से। अब इसी प्रकार इन दोनों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसने प्रोटॉन लिया, किससे लिया? HCl से। HCl ने अपने हाइड्रोजन को निकाल के दे दिया किसे? H2O को, तभी तो ये किसका निर्माण हुआ? H3O का। इसने लिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा हम लोगों का? बेस कहलाएगा। और लेने के पश्चात ये बन गया H3O प्लस। अर्थात जरूरत पड़ने पर H3O से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला जा सकता है, अर्थात ये एक हाइड्रोजन दे सकता है, या हम ये कहें कि ये एक हाइड्रोजन जब देगा तब ये किसके जैसे बिहेव करेगा जी? एसिड के जैसे काम करेगा। तो जब ये एसिड और बेस को हम पहला नंबर दिए हैं, तो ये एसिड और बेस किस नाम से जानेंगे? दूसरे नंबर से। अर्थात इस बेस का कॉन्जुगेट ये एसिड है, तो इसको भी हमें इसको ध्यान रखना है कि ये दोनों भी हम लोगों के पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट एसिड बेस का तात्पर्य यह है कि कोई एसिड है, उस एसिड से हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल दो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और कोई बेस है उसमें हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कोई मटेरियल, एक फॉर्मूला याद रखना, एसिड है, एसिड माइनस हाइड्रोजन आयन करेंगे तो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और दूसरा है बेस है, उसमें हाइड्रोजन आयन को ऐड करोगे तो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है
कि कोई एक कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा और उस कंपाउंड के कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस क्या है ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए। जैसे बहुत सिंपल सा है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। जैसे एक स्पीसीज की मैं बात किया, स्पीसीज का मतलब क्या होता है, बेसिक चीज, उससे हम हाइड्रोजन बाहर भी निकाल सकते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड भी कर सकते हैं, और उनके आधार पर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। छोटा सा चीज है, स्पीसीज जो है कुछ इस प्रकार से है। जैसे 4 अलग अलग स्पीसीज का मैं नाम लिखूंगा। एक है H2O, दूसरा है HCO3, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस एंड लास्ट वन NH3। ये स्पीसीज है। अब इस स्पीसीज को हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है और कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एसिड कब बनता है, कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है? जब हम उसमें हाइड्रोजन आयन ऐड करते हैं। तो यदि इस पर मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया हाइड्रोजन आयन को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O से बन गया H3O प्लस, HCO3 से बन गया H2CO3, HSO4 से बन गया H2SO4 और NH3 से बन गया NH4। इस तरीके से, अर्थात इन सब में हमने क्या कर दिया, ऐड किया जब चीजों को। ये स्पीसीज मेन, अर्थात ये बेस है, समझ, ये आधार है, क्षार की बात नहीं कर रहा हूं। अब इसमें हाइड्रोजन आयन जब ऐड किए तो ये किसका निर्माण ले लिया, ये किसके जैसे कार्य कर रहे हैं, ये जो पूरे के पूरी चीजें हैं, ये क्या हुआ हम लोगों का, एसिड हुआ, कॉन्जुगेट एसिड। अर्थात यदि ये एसिड हैं तो इसका सामान्य सा तात्पर्य है कि ये किसके जैसे काम कर रहे हैं, बेस के जैसे काम कर रहा है, ये बेस हो गया। अब जस्ट इसका अपोजिट, यदि इन सब से हाइड्रोजन आयन को यदि हटा दिया जाए, इन सब से हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर दो, तो क्या बनेगा, H2O से जब हाइड्रोजन आयन निकालेंगे तो बन जाएगा ये OH माइनस, HCO3 से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ये CO3 माइनस, HSO4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा SO4 2 माइनस, और NH3 से जब हाइड्रोजन बाहर कर देंगे तो हो जाएगा NH2 माइनस। इस तरीके से, तो ये इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो गए। अर्थात अब ये हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, बाहर निकाल के इस प्रकार की स्पीसीज बना रहा है। तो ये जो स्पीसीज है, ये जो चीज बना, ये हम लोगों का क्या कहलाया, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। मगर ये जितने जो फॉर्म हो रहे हैं ये क्या कहला रहे हैं, हमारे कॉन्जुगेट एसिड कहला रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये जो मटेरियल है, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन आयन ऐड करके एसिड बना सकते हैं। यदि ये एसिड बना और ये हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हैं, मतलब प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये किसके जैसे काम कर रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार तो ये क्या हुआ, आपके पास बेस हुआ। मगर हाइड्रोजन आयन रिलीज करके ये कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, अर्थात हाइड्रोजन आयन देने के बाद क्या बना, बेस बना। तो ये दे पा रहा है प्रोटॉन, इसलिए किसके जैसे काम कर रहा है, एसिड के जैसे। तो जब एसिड बनाया तो ये खुद बेस के जैसे काम कर रहा है, और बेस बनाया तो खुद ये एसिड के जैसे काम कर रहा है। इसलिए इस स्पीसीज को किस नाम से जाना जाता है, एम्फोटेरिक के नाम से जाना जाता है। अर्थात कि ये पदार्थ जो है एम्फोटेरिक है या उभयधर्मी प्रकृति का है। जब कभी भी किसी एग्जाम में आए आपको कि कोई एक कंपाउंड दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा या इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई मटेरियल जब आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इसका मतलब वो दिया हुआ चीज एसिड है, उनमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लो। जब आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो दिया हुआ पदार्थ बेस है, और उनमें एक हाइड्रोजन क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दिए हुए पदार्थ में बेस जोड़ोगे, दिए हुए पदार्थ में H+ जोड़ोगे तो एसिड का निर्माण होगा, और दिए हुए पदार्थ से H+ माइनस करोगे तो कॉन्जुगेट बेस का निर्माण होगा। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं,
इस पूरी थ्योरी को समझते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके आधार पर दिया गया था? ये आधार था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने तो एसिड और बेस के लिए सिर्फ एक ही बात को मुद्दा बनाया, सिर्फ एक ही बात को इनने सामने रखा, और इनका सामने रखने का उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को देना या लेना। तो प्रोटॉन लेने और देने के आधार पर जो होते हैं, जब उसे एसिड बेस का नाम दिया जाता है तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को ही एक और नाम से जाना जाता है, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी कहा जाता है इसको। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो थ्योरी है उसको प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं। इस प्रकार से ये क्या हुआ, हम लोगों का एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। तीसरा जो है वो है लेविस कॉन्सेप्ट, और इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है लेविस के ऊपर कि लेविस एसिड कौन सा है, लेविस बेस कौन सा है। ये इस तरीके से जब लेविस कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर हम पीएच पेपर और पीएच वैल्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेविस के अनुसार एसिड क्या होते हैं, जैसे देखिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या बोला, प्रोटॉन देने वाले एसिड होते हैं। लेविस ने जस्ट उसे क्या किया, अपोजिट किया। उसने बोला इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जबकि बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये किसने बोला था, इसके बारे में बात किसने किया, लेविस ने किया। एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण है एसिड और बेस दोनों को लेकर, उदाहरण है NH3 को लेकर। NH3, जब NH3 की संरचना देखेंगे, NH3 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 की हम बात करते हैं, इन दोनों के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NH3 की जब संरचना देखेंगे तो क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए और 3 इलेक्ट्रॉन इसके तीनों साइड में। 3 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन क्या हो गए आपके, जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ये 3 हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है। और यहां क्या है, हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। तो बोरॉन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। और इसमें फ्लोरीन जुड़ा है, यहां भी फ्लोरीन जुड़ा है, इस जगह में भी फ्लोरीन जुड़ा है, ये फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड हैं। पहले बोरॉन के पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का उसने ले लिया, तो 2 2 हो गए। अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6। अर्थात बोरॉन को अभी भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वो इस नाइट्रोजन से, ये NH3 से क्या कर सकता है, पूरे के पूरे इस पेयर को क्या है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब इस पूरे पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हुआ, NH3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये किसके जैसे बिहेव किया, बेस के जैसे। मगर BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इसलिए किसके जैसे काम कर रहा है जी, ये एसिड के जैसे काम कर रहा है। तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि बेस क्या होते हैं और एसिड क्या होते हैं। तो लेविस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला पेयर, नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमेशा किसकी बात करेंगे हम, डबल इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले एसिड होते हैं, और बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो बेस होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे बेस की एग्जाम्पल की हम बात करें तो बेस की एग्जाम्पल है हमारे पास में NH3, R, NH2, इसके ऊपर में 2 बिंदी लगा है, यहां भी ऊपर में 2 बिंदु लगा हुआ है, R2NH, R2NH, यहां भी 2 बिंदु ऊपर में लगे हैं। 2 बिंदु लगने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बचे हैं, इसे क्या है, किसी को भी दे सकता है। ROH, एक होता है ROR, यहां इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से
वैकेंट रहते हैं। यहाँ आर का मतलब होता है एनी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब है जैसे मिथाइल होता है CH3, इथाइल होता है C2H5 एंड सो ऑन, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो ऐसे चीजें जो हैं ये सब किसके रूप में जाने जाते हैं? बेस के रूप में जाने जाते हैं। मगर अम्ल के रूप में क्या क्या होते हैं? एसिड में क्या क्या है? एसिड में जब चीजों को अपने को ध्यान देना है तो एसिड के लिए पहला चीज तो यह है कि जिनके सेंट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे AlCl3, BF3 एंड FeCl3, ये जितने भी हैं, एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, आयरन है, इन सब के बाह्य कोश में 3-3 से जब कनेक्टेड होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके मिलके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। बोरॉन और फ्लोरीन की हम बात करते हैं तो सेम वही केस है, फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन और बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और बोरॉन के पास अभी भी सेंट्रल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जो चीज है, एक तो ये जो सीरीज हुआ ये हमारे पास लेविस एसिड है। दूसरा SiCl4 SiF4, SiCl4 SiF4, ये क्या है? जिनके केंद्रक में D जो कोष होते हैं, D कक्षक जो रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह खाली रहे, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकें? एक्सेप्ट कर सकें। तो ऐसे चीजें SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, इन प्रकार की जो चीजें हैं ये किसके जैसे काम करते हैं? एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। और एक और चीज है, जैसे CO2 हो गए, SO2 हो गया, ये भी हमारे पास क्या है? CO2, SO2, ये भी लेविस एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। एक और चीज है कि यहां हमने देखा ये जितने भी थे ये सब के सब किसके जैसे व्यवहार कर रहे थे? ये एसिड है, लेविस के अनुसार एसिड है। और ये जितना हमने लिखा है ये लेविस के अनुसार क्या है? बेस है। तो हमें इस पूरे सिस्टम, इन पूरे एग्जाम्पल को याद रखना है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं लेविस एसिड है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेविस बेस है। क्योंकि एक बार पिछले बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस बेस है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें इन चीज़ों को, इन उदाहरण को ध्यान में रखते हुए चलना है। पुनः एक बार शॉर्ट में छोटा सा हम इसको रिवाइव कर लें कि अम्ल के 3 मूल रूप से सिद्धांत थे। अरेनियस कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट था और लेविस कॉन्सेप्ट था। अरेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले थ्योरी को पढ़ा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के आधार पर हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ा। और लेविस में हम इलेक्ट्रॉन पेयर का आदान प्रदान करने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे। तो ये इस प्रकार से ये किसके बारे में था? एसिड और बेस का बिल्कुल स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम देखेंगे एसिड के लिए अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उन इंडिकेटर्स को पढ़ने के उपरांत हम किसके ऊपर बात कर लेंगे, चर्चा करेंगे, वो है पीएच पेपर के बारे में, पीएच स्केल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।